गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है जल संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत सिंचाई के लिए या अन्य चीज़ों के लिए और जल की प्राप्ति के प्रमुख स्रोतों के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम जल प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे जल प्रबंधन आज के समय में सभी बच्चों को पता है, और प्रबंधन क्यों भी है आवश्यक ये भी सबको पता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबको पता है कि लगातार जल के प्रयोगों के कारण और जल संरक्षण की कमी के कारण जो है लगातार जल की मात्रा या उपलब्धता कम होते जा रही है। और इसका भयावह परिणाम जो है हमें गर्मी के समय देखने को मिलता है कि कैसे पानी की किल्लत जो है सभी गांव, शहरों और मोहल्ले में होने लगती है। सभी जो है पानी के लिए बहुत परेशानी उठाते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम उसी के संबंध में पढ़ेंगे, जल प्रबंधन। ठीक है बच्चों, जल संरक्षण का प्रारंभ वर्षा की बूंद की धरती पर पड़ने के साथ ही होना चाहिए। यदि वर्षा की बूंद को सतह पर बहने ना देकर भूमिगत होने को प्रेरित किया जाए तो वाष्पीकरण कम होगा। हमें जो है आज जो है हम सबसे ज़्यादा भूमिगत जल का ही उपयोग करते हैं, और लगातार जो है वाटर लेवल जो है गिरते जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बारिश का पानी है उसे यूं ही बहने देने के बजाय जो है हम कोशिश करें कि वो धरातल पर जो है अधिक से अधिक जो है प्रवेश करे, जिससे वाष्पीकरण कम होगा, भूमिगत जल की मात्रा में वृद्धि होगी तथा मिट्टी में नमी बढ़ेगा और उसका कटाव रुकेगा। वर्षा भूमि के अंदर प्रवेश करने के लिए आवश्यक है कि सतह इस प्रकार की हो जो पानी सोख सके। जिस सतह पर काली पीली मिट्टी, घास की परत अथवा चौड़े पत्ती वाले वनों के नीचे पत्ती का पदार्थ हो, उसमें अधिक पानी प्रवेश कर सकता है। अच्छे वन जल का सर्वोत्तम संचय करते हैं। ये वर्षा की बूंदों को प्रारंभ से ही ग्रहण करके अधिकाधिक लाभ उठाने में सहायक होते हैं। वन ऐसे जलाशय हैं जिनमें कभी भी अवसादन होने की संभावना नहीं होती है। वन जल को नियमित तथा संरक्षित करने के प्राकृतिक संसाधन हैं। जो वर्षा का पानी वनाच्छादित भूमि की सतह पर गिरता है, वहाँ पत्तियों, अन्य बिखरे पदार्थों तथा मिट्टियों के जैव पदार्थों द्वारा भूमि में प्रवेश करके अन्यत्र झरनों तथा नदियों के रूप में प्रकट होते हैं। इसका कुछ भाग भूमिगत जलधाराओं में पहुंच जाता है। अल्पकालीन मूसलाधार वर्षा का पानी भी वनाच्छादित सतह पर रुक जाता है, फिर धीरे धीरे प्रवाहित होता रहता है। अतः अधिक वर्षा वाले भागों में वन लगाने से जल संरक्षण होता है। देखिए वन जो है कितना महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट से या इस लाइन को पढ़कर हमें समझ में आता है कि हमें जो है ऐसे वन क्षेत्र जहाँ पर एक तो सबसे पहले जो है वनों को क्या कहा गया है, बड़े जलाशय के रूप में इसकी तुलना की गई है कि जैसे एक जलाशय में जो है हमेशा पानी भरा रहता है, वैसे ही वन जो है एक ऐसा जलाशय है जहाँ पर पानी की कमी कभी भी नहीं होती है, सूखा नहीं होता है। ये मिट्टी की जड़ों को पकड़ कर रखता है, बारिश के पानी को बहने नहीं देता है। जिन क्षेत्रों में चौड़े पत्ती वाले पेड़ पौधे होते हैं, काली मिट्टी और घास भूमि होती है, वहाँ पर वर्षा का जल जो है बहुत अच्छे से जो है धरातल में प्रवेश कर जाता है, और वो झरने या अन्य चीज़ों के रूप में जो है फिर से हम उस जल का प्रयोग कर पाते हैं। पेड़ जो है हमेशा वर्षा को आकर्षित करते हैं, अतः अधिक वर्षा के लिए या जलों की प्राप्ति के लिए जो है हमें वनों को अधिक से अधिक लगाना और बढ़ाना होगा, ताकि जल की मात्रा में कमी ना हो। जल संरक्षण का दूसरा पक्ष मिट्टी में नमी की मात्रा को बढ़ाने से संबंधित है। वाष्पीकरण तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जल का नुकसान कम होता है तथा दूषित नहीं होता है। तथापि भूमिगत जल भी झरनों, नदियों या अन्य प्रकार के स्रोतों स्त्राव होता रहता है। ठीक है, जल संरक्षण का दूसरा भाग क्या बताया गया है कि मिट्टी में नमी धारण करने की जो मात्रा है या क्षमता है उसको बढ़ाना। वाष्पीकरण तथा प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा जो है क्या होता है कि जल को नुकसान कम होता है, साथ ही साथ उसका प्रदूषण भी कम होता है। अतः भूमिगत जल भी समाप्त हो सकता है, इसकी मात्रा भी सीमित होती है। अतः कुएं आदि में जितनी भूमिगत जल की मात्रा बाहर निकलती है उसकी उतनी आपूर्ति भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर हम देखें कि जितना हम भूमिगत जल का उपयोग जो है अपने दैनिक कार्यों के लिए करते हैं, यदि उस मात्रा में भूमिगत जल में संचय नहीं होगा, वर्षा के माध्यम से जो पानी है वह धरातल पर रिस कर भूमिगत जल के रूप में एकत्रित नहीं होगा, तो आने वाले समय में क्या होगा कि धीरे धीरे भूमिगत जल समाप्त होते जाएगा और सूख जाएगा। आज स्थिति ऐसी ही बनी हुई है कि लगातार उपयोग करते रहने के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि वर्षा का जल जो है भूमिगत जल जो है कम होते जा रहा है, वाटर लेवल जो है गिरते जा रहा है। गर्मी के दिनों में बहुत सारे हैंडपंप या ट्यूबवेल सिर्फ हवा ही उगलते हैं, क्योंकि पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है।
अतः भूमि के अंदर अधिकाधिक जल प्रवेश कराने के लिए वहां वन तथा मिट्टी से संबंधित प्राकृतिक तत्वों की सुरक्षा करनी चाहिए। भूमिगत जल का अत्यधिक खर्च रोकने की भी व्यवस्था रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय स्थल पर जो है क्या करना चाहिए कि हमें पानी को सोखने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो है वहां पर पानी जो है आसानी से पहुंच सके। सतह पर नदियों में प्रवाहित जल के संचरण के लिए कृत्रिम बांध बनाना आवश्यक है। बांध बहते जल के प्रवाह को मंद करके इसे संरक्षित करता है। आप देखेंगे कि नदियों में जो बारिश का पानी है वो बहुत तेज गति से बहते हुए समुद्र में जा मिलता है। इसके लिए क्या आवश्यक है कि हमें कृत्रिम बांध या बांधे बनाकर जो है उस पानी को रोकना चाहिए, ताकि जो है उसका रिसाव जो है जमीन पर हो सके। इससे नदियों में जल की मात्रा की ऋत्विक घट-बढ़ भी नियमित हो सकती है, अर्थात ऋतु के अनुसार जो है बारिश का, जैसे बारिश का ऋतु है, वर्षा ऋतु है तो पानी बढ़ जाएगा, ग्रीष्म ऋतु है तो घट जाएगा। परंतु किसी एक बांध के बनाने से समस्या हल नहीं होती है कि भाई हम कहीं एक जगह पर बड़ा सा बांध बना लें तो सभी को उससे निजात मिल पाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। केवल वह उस क्षेत्र के लिए ही लाभप्रद होगा। किसी भी नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में आरंभ से अंत तक सहायक नदियों तथा मुख्य नदियों पर कई बांध बनाने की आवश्यकता होती है, ताकि जो है हम उस जल को जो है संरक्षित और संग्रहित कर सकें। प्रत्येक ऊपर का बांध नीचे के बांधों की समस्याओं को कम करता है। बांध एक साथ कई उद्देश्यों को पूर्ति करने में सहायक होता है। आपको पता है कि एक बांध जब हम बनाते हैं तो जल का संग्रह करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं, उससे सिंचाई साधन संपन्न करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। इसीलिए जो भी बांध होते हैं वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत बनाए जाते हैं। नदियों में बाढ़ को रोकने तथा प्रवाह को नियमित करने के लिए अतिरिक्त बांध जल के विविध रूपों से उपयोग की सुविधाएं बढ़ा देते हैं। सिंचाई के लिए नहरों के द्वारा जो है बांधों का पानी छोड़ा जाता है। बांधों से गिरते हुए जल से जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। नदियों में जल की बराबर मात्रा प्रवाहित करके जल परिवहन की सुविधा को भी बढ़ाया जा सकता है। जलाशय में मत्स्य पालन हो सकता है। बांधों के नीचे मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। इस प्रकार जल संरक्षण से बांधों का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथापि बांध भी एक बार बन जाने पर सदा के लिए समस्या हल नहीं कर देते हैं। कभी कभी बांध के ऊपर का जलाशय अवसाद द्वारा पड़ जाएगा, परंतु बांध को विभिन्न उपायों द्वारा दीर्घकालीन तक सक्षम बनाए रखने का काम किया जाते रहना चाहिए। इसके लिए बांध के ऊपर मिट्टी के कटाव को रोकने तथा जो भी अवसाद जमा हो रहा है उसको बराबर साफ करते रहने की आवश्यकता है, ताकि बांध का जो है अवसादों से पट मच जाए। अगर बांध जो है अवसादों से भर जाएगा तो पानी, उसकी गहराई कम हो जाएगी और पानी जो है हमारे पास कम मात्रा में रहेगा। जल संरक्षण में नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाने का भी प्रयत्न करना जरूरी है, क्योंकि आज जो है जल संरक्षण के साथ साथ जल प्रदूषण की समस्या भी एक एक बड़ी समस्या हो गई है कि लगातार जल का जो है प्रदूषण हो रहा है, जिससे जल उपयोग के लायक नहीं रह पा रहा है। वास्तव में जल संरक्षण संपूर्ण संसाधन संरक्षण का एक अभिन्न अंग है। संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के संचरण से ही जल संरक्षण हो सकता है। ऊपर कहा गया है कि जल संरक्षण के लिए वनों तथा मिट्टी का संरक्षण भी होना आवश्यक है। वस्तुतः इन संसाधनों का पूर्ण संरक्षण तभी सफल हो सकता है जब इसके लिए सभी मिलकर जो है सामूहिक रूप से प्रयास करें। आज जल संरक्षण या जल की समस्याओं को लेकर सभी को पता है, सभी जागरूक है, परंतु कोई करना नहीं चाहता है। कुछ एक वर्ग है जो इसके लिए हमेशा जूझते रहते हैं। हमने स्टार्टिंग चैप्टर में ही पढ़ा था कि आने वाला जो युद्ध होगा वो जल के लिए होगा, तो यहाँ पर ये अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो जरूर ये एक दिन युद्ध का कारण बनेगा। अतः हमें उस युद्ध को रोकना है, जल संरक्षण को बढ़ाना है और साथ ही साथ सभी को इसके लिए जागरूक भी करना है। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।